हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के इम्पॉर्टेंट स्टेप और उसके रेगुलेशन के बारे में। ग्लाइकोलिसिस एक सेलुलर रेस्पिरेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे एटीपी की सिंथेसिस होती है और NADH का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम लोग इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन ए साइटोसॉल and glycolysis produce ATP without molecular oxygen, यानी इस प्रोसेस को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऑक्सीजन है भी तो इस पाथवे पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब इसमें होता क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। देखिए 10 स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। ओके, और इस पूरे स्टेप में टोटल 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। नेट ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट ATP बनते हैं 4, 2 ATP यहाँ पे देखिए यूटिलाइज हो जा रहे हैं। ओके, तो टोटल नेट गेन ATP 2 फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप। बाकी 2 NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, इस लाइन में नीचे देखिए। अब 2 NADPH से ATP का फॉर्मेशन होता है ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 6 ATP फ्रॉम NADH इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहीं कहीं किताबों में ये लिखा है 2.5 ATP बनते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में, तो उसको भी ध्यान देना। लेकिन NCERT की बुक में सीधे लिखा इन्होंने कि NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, तो वहाँ पे 2.5 बनती है, तो टोटल ATP 7 हो जाएगी। नहीं तो पिछले डेटा के हिसाब से 8 ATP का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो 2 ATP ग्लाइकोलिसिस से, 6 ATP NADH से फ्रॉम ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय एलोस्टेरिक एंजाइम, ये पूरी प्रोसेस जो है 3 एंजाइम इसको रेगुलेट करते हैं। अब जानते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम है क्या। एलोस्टेरिक एंजाइम है मल्टीपल एक्टिव साइट, ओके, और रेगुलेट द डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज। ये बहुत सारे पाथवे को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें 3 एंजाइम रेगुलेटरी एंजाइम है। इसमें हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज। ओके, ये बहुत फेमस एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का। नेट के एग्जाम में और गेट के एग्जाम में मैचिंग के क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। सी पार्ट में तीनों एंजाइम के रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये एंजाइम किस किस स्टेप में कैसे फंक्शन करता है। ओके, अब हम कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं ग्लाइकोलाइटिक साइकिल और पाथवेज पर, जबकि यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप लोग इसको कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। ओके, तो देखिए ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट साइटोसॉल में हो रही है। तो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम मैग्नीशियम आयन को रिक्वायर करता है और ATP यहाँ पे यूटिलाइज कर ली जाती है। ओके, तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप भी कहा जाता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम को ग्लूकोकाइनेज नाम से भी जानते हैं जब ये लीवर सेल में हो और बीटा सेल की पैंक्रियाज में। ओके, तो इसको ग्लूकोकाइनेज नाम से, एक तरीके से आइसोजाइम है। ओके, अब ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज 6 फास्फेट, देन फ्रक्टोज कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। यहाँ पर भी देखिए ATP यूटिलाइज हो रही है। तो इन 2 स्टेप में ATP यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स भी कहा जाता है। ये 6 कार्बन कन्वर्ट हुआ है, फिर 6 कार्बन ब्रेकडाउन हो जाएगा 3 कार्बन में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ओके, ये इंटर कन्वर्जन होता रहता है।
ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे देखिए NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इस वाली स्टेप में NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, ये NADH ट्रांसपोर्ट होके चला जाएगा कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 NADH बनते हैं, इससे 6 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, और कभी कभी 2.5 ATP जो न्यू डेटा के हिसाब से। अब 1,3-बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू द 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये एनर्जी जनरेटिंग स्टेप है। देखिए ATP बन रही है यहाँ पे, है ना। तो ऐसी स्टेप्स को सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन नाम से जाना जाता है। इसी सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन से ATP का डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और जिस कंपाउंड से हो रहा है उसको हाई एनर्जी कंपाउंड बोलते हैं। 1,3-बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड इज ए हाई एनर्जी कंपाउंड इन्वॉल्व इन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ओके, देन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के बाद क्या होगा, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू 2-फास्फोग्लिसरेट, देन 2-फास्फोग्लिसरेट कन्वर्टेड इनटू द फास्फोइनोल पायरुवेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फास्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली आपका पायरुवेट बन गया। ये स्टेप एक रेगुलेटरी स्टेप है जिसमें पायरुवेट काइनेज एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको ध्यान देना इस पूरे 10 स्टेप में कौन कौन सा स्टेप एनर्जी कंज्यूमिंग है, ATP यूटिलाइज कर रहा है, किस स्टेप में NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, किस स्टेप में ATP फॉर्म हो रही है, और कौन से हाई एनर्जी कंपाउंड है। बहुत बार सी पार्ट में पूछा गया क्वेश्चन नेट के। 1,3-बिसफास्फोग्लिसरेट हाई एनर्जी कंपाउंड इन्वॉल्व इन ए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। Phosphoenol pyruvate is a high energy compound involved in a substrate level phosphorylation steps। आप लोग कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। वो मर्ज करके क्वेश्चन बनाते हैं। 4 ऑप्शन में 2 ग्लाइकोलाइसिस के इन स्टेप्स को रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और कभी कभी एक स्टेप्स रख देते हैं आपकी TCA साइकिल की। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। ओके, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इस पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 एंजाइम का रोल है रेगुलेशन में। अब मेन जहाँ से क्वेश्चन आता है थोड़ा डिफिकल्ट, और क्वेश्चन कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है हमारा, गेट में भी और नेट के एग्जाम में बहुत बार इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। इसी चीज़ को आपको याद करना है कि एलोस्टेरिक एंजाइम को कौन से सबस्ट्रेट इनहिबिट करते हैं और कौन से एक्टिवेट करते हैं। अब हाई MP कंसंट्रेशन सेल के अंदर MP अगर ज़्यादा है तो एक्टिवेट PFK एंड पायरुवेट काइनेज, यानी पायरुवेट काइनेज एक्टिवेट होगा और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। लेकिन सेल के अंदर अगर ATP ज़्यादा है तो इनहिबिटेड बोथ एंजाइम, यानी PFK पायरुवेट काइनेज। जनरल सी बात है कि अगर ATP ज़्यादा है तो हमें ज़रूरत नहीं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की, एनर्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो इनहिबिट कर देगी इस एंजाइम को। इस स्टेप से आगे स्टेप नहीं बढ़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे मैचिंग, इसी को आपको ध्यान देना है। देखिए एंजाइम एक्टिवेटर इनहिबिटर, PFK का एक्टिवेटर क्या है, फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट, लेकिन सिट्रेट और ATP इसको इनहिबिट करते हैं। ये चीज़ कहीं पर नोट कर लीजिएगा। पायरुवेट काइनेज को कौन एक्टिवेट करेगा, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट AMP। देखिए यहाँ पे ये एक्टिवेट कर रहा है, और एसिटाइल कोएंजाइम में इसका इनहिबिटर है पायरुवेट काइनेज का। कई बार इससे पूछा गया। और सिट्रेट वाला पार्ट, कि सिट्रेट किस एंजाइम को, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम को इनहिबिट करता है। फिर हेक्सोकाइनेज एंजाइम को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इनहिबिट करता है। सेल के अंदर ATP अगर ज़्यादा है तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अपने अगले स्टेप में कन्वर्ट नहीं होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। इसका एंजाइम ही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इनहिबिट कर देता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम को।
इसी को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, कि उसका सबस्ट्रेट ही उस एंजाइम को इनहिबिट कर दे अगर सेल के अंदर ज़रूरत ना हो। ओके, तो ये सारे रेगुलेटरी स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन यहीं से पूछता है CSIR नेट के एग्जाम में, सी पार्ट में भी, बी पार्ट में भी। सी पार्ट में ज़रूर क्वेश्चन आता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज से। ओके, और इंडिया के जितने एग्जाम हैं, जितने कॉन्सेप्ट हमने दिए इस टॉपिक में, उसको इग्नोर मत करिएगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करें उनके रियल कॉन्सेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए, और आप जहाँ भी जाएं लोगों की हेल्प करनी, अपने नॉलेज को ट्रांसलेट करना है सोसाइटी में फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोई डिफ़िकल्टीज़ है आपकी प्रिपरेशन में, उसको भी पूछिए। बस डिसिप्लिन का थोड़ा सा ख्याल करिएगा प्लीज़, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, टारगेट बेस्ड लर्निंग हो। नेट का एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है, इसमें ध्यान देना है आपको कि रेगुलेटरी पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। हम MSc में जब होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक से हैं, तो उसमें क्या होता है हम डिटेल बहुत पढ़ते हैं, पूरी पूरी किताबें, लेकिन रेगुलेटरी एंजाइम कभी कभी लोग लैग कर जाते हैं। साइकिल सिर्फ याद नहीं करनी, उसके रेगुलेटरी स्टेप्स को पढ़ना है। नेट के सी पार्ट में रेगुलेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इस टाइप से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। और डिटेल जानना है तो आप प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बुक लेनिंजर में इसको और डिटेल देख सकते हैं। वैसे और ज़रूरत है नहीं, इतने पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके।